लास्ट क्लास हम लोगों ने जो की थी केमिकल काइनेटिक्स की, उसमें बेसिकली हम लोग के किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं स्पेसिफिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उस पर बात कर रहे थे। तो मैंने कहा था कि टोटल आप लोगों के पास 4 तरीके होंगे, जिनमें से पहला तरीका होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। आप प्रेशर के टर्म्स में कैसे निकालते हो, जिस पे हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, बट फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। पॉइंट नंबर 2 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, टाइट्रेशंस वाली मेथड, जिसको आई थिंक मैंने और 5 सब कैटेगरीज में क्लासीफाई किया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल रोटेशन वाली बातचीत। ठीक है, और एक होता है आपका चौथा टॉपिक, वो होता है बैक्टीरियल ग्रोथ। अब इसमें जो सेकंड टॉपिक है वो हम लोगों का ऑलरेडी डिस्कस्ड है पुरानी क्लास में। जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो मैंने फर्स्ट ऑर्डर जब पढ़ा रही थी उसके दौरान ही आई थिंक पढ़ा दिया है बैक्टीरियल ग्रोथ, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूँगी, वैसे भी बहुत छोटा है वो। ऑप्टिकल रोटेशन हम अभी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में इन टर्म्स ऑफ प्रेशर किस तरीके से के कैलकुलेट किया जाता है उसकी थ्योरी। फिर कल की क्लास में पूरे न्यूमेरिकल्स वाला सेक्शन रखेंगे हम लोग। ठीक है, कि आखिर ये जो 4 मेथड्स आपने पढ़ी, इन 4 मेथड्स का किस तरीके से क्या रोल है, और क्या हम लोग इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त किस तरीके से हमको अप्लाई करना है। क्योंकि थ्योरी आप कितनी भी पढ़ लें, अगर आप न्यूमेरिकल में वो चीज़ अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई सेंस नहीं बैठता है। तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज़ ऑप्टिकल रोटेशन। अब देखो, समझना पड़ेगा ये वर्ड कि आखिर ऑप्टिकल रोटेशन का मीनिंग क्या है। तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्टरी क्लास ले लेते हैं ऑप्टिकल रोटेशन को लेकर। अभी ऑप्टिकल रोटेशन को लेकर क्या क्लास है, सिंपल सी एक छोटी सी बातचीत है। आपके पास मान लेते हैं कोई एक लाइट का सोर्स है। अब वो जो सोर्स ऑफ लाइट है वो आपके कमरे में जलने वाला बल्ब, ट्यूबलाइट, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, जो हमारे पास, इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। ये हम लोगों की कैसी लाइट होती है, ऑर्डिनरी लाइट होती है। चलो ठीक है, इस ऑर्डिनरी लाइट को कहा जाता है, ये इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है, इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं वगैरह वगैरह, फिजिक्स में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे खैर इसको। इस ऑर्डिनरी लाइट को हम पास करवाते हैं किससे, प्रिज्म से। ठीक है, वैसे तो स्पेसिफिकली निकोल प्रिज्म होता है, बट मैंने अगेन कहा कि हम लोगों को उतना इसकी गहराई में नहीं डूबना है, तो इसीलिए जस्ट थोड़ी थोड़ी बातचीत हम लोग करते हैं। तो हमने इस ऑर्डिनरी लाइट को पास करवाया आपके प्रिज्म से। अब जब ये ऑर्डिनरी लाइट प्रिज्म से पास होती है, तो प्रिज्म से पास होने के बाद ये जो लाइट थी ना आपकी ऑर्डिनरी लाइट, ये कुछ इसके चाल ढाल, इसके रंग रूप पूरा ना बदल जाते हैं, एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मेकओवर हो जाता है इसका। किस तरीके से इसका मेकओवर हो जाता है, ये जो लाइट है आपको इस तरीके की दिखने लगती है, ये ऐसी सोचो। मतलब इसका एक बार ध्यान देना, लाइट के वो जो मैंने बनाए थे एरोस, उनकी तरफ सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बराबर सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये आप लोगों को ऑब्जर्व होते हुए दिख रही है। इस बेसिकली इस लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की पीपीएल लाइट। इसको हम लोग कौन सी वाली लाइट कहते हैं, इसको कहते हैं पीपीएल लाइट। पीपीएल लाइट का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम एक सोल्यूशन से पास करवाते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास गिवन कंडीशन में पीपीएल लाइट आपको दी हुई है। ठीक है, आपके पास क्या है, गिवन कंडीशन में आपको पीपीएल वाली जो लाइट है वो आप लोगों को गिवन है, यानी कि कुछ इस तरीके की वो लाइट है आप लोगों को गिवन दी हुई है। इस लाइट को हमने पास करवाया एक टेस्ट ट्यूब से, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई तो सोल्यूशन भरा हुआ है, किसी भी सब्सटेंस का, लेट से सॉल्ट का, लेट से शुगर का, है ना, किसी भी चीज़ का जो आपको पसंद है, उस पर्टिकुलर चीज़ का वहाँ पे क्या भरा हुआ है, सोल्यूशन भरा हुआ है। जब ये लाइट
उस पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के थ्रू पास होगी, उसके अंदर से गुजरेगी। हम लोगों को उसके अंदर से गुजरने के बाद की सिचुएशन एक्चुअली हम लोगों को एनालाइज करनी है। हमने एनालिसिस किया, हमको 3 ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलती हैं आफ्टर पासिंग थ्रू दी सोल्यूशन। मतलब पीपीएल को आपने उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के थ्रू क्या करवाया, आपने उसको पास करवाया, और जब आपने उसको सोल्यूशन के थ्रू पास करवाया तब आपको 3 ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा 3 ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हो सकती हैं कि आपने ये देखा कि लाइट जैसे गई थी, मतलब जिस तरीके से वो एंट्री ले रही थी पीपीएल के फॉर्म में, सॉल्यूशन से पास होने के बाद भी वो वैसी ही है, मतलब नो चेंज। उसके लाइट के इसमें उसके एंगल ऑफ रोटेशन में आपको वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं दिखा। एक सिचुएशन आपको ऐसी दिख सकती है कि लाइट पहले जैसी थी उसके रिस्पेक्ट में वो लाइट आप लोगों की क्लॉकवाइज रोटेट हो गई, मतलब इस तरीके का दिख रहा है, उसका प्लेन ऑफ रोटेशन दिख रहा है, कैसा हो रहा है ये इस तरीके से। एक ऑब्जर्वेशन आपको क्या देखने को मिल सकती है कि लाइट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गई। सो देयर आर टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ कि अगर आप पीपीएल लाइट को किसी भी सोल्यूशन के अंदर से पास कराते हो तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ माइट बी देयर। तीनों साथ में एग्जिस्ट करेंगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट दीज 3 पॉसिबिलिटीज़ माइट एग्जिस्ट। इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी ज़रूर होगी, तीनों साथ में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती ना, कि रोटेट भी हो गया आपका, क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, तीनों उन केसेस में हो सकती हैं जिसमें आप लोगों का कुछ प्रोडक्ट 2-3 टाइप के बने हो, 2-3 चीज़ों का अगर मिक्सचर हो, 2-3 चीज़ों के हो तो मे बी हो सकता है। बट अगर एक ही चीज़ है तो एक ही चीज़ के अंदर आपको 3 पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। अब अगर मान लेते हैं पीपीएल लाइट क्लॉकवाइज रोटेट करती है, ठीक है, पीपीएल लाइट अपने प्लेन जो कि उसके सोल्यूशन में पास करने से पहले उसके पास था, अगर उसके रिस्पेक्ट में वो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाती है, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन उसका अगर हो जाता है तो दैट क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, बराबर। अच्छा, इस लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट किसने करवाया, क्या लाइट किसकी वजह से क्लॉकवाइज रोटेट हुई, तो वो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर में आपने वो सोल्यूशन भर के रखा है, ये उस सोल्यूशन की एबिलिटी है, ये उस सोल्यूशन की क्या कहते हैं योग्यता है, ठीक है, ये उसकी टेंडेंसी है कि उसने लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराया। तो ऐसे में अगर कोई पीपीएल लाइट को अगर किसी सब्सटेंस का कोई सोल्यूशन, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आई थिंक हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था, तो बायोमोलिक्यूल्स के आगे हम लोग डी और एल जैसे वर्ड्स का उपयोग करते थे। तो कोई भी सब्सटेंस डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि कोई भी सब्सटेंस लेवियो रोटेटरी है, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के वाया पता लगाया जाता है। आप किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, कायरल मॉलिक्यूल का आर कॉन्फ़िगरेशन होगा कि एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, आप ये पता लगा सकते हो, बट आप ये पता नहीं लगा सकते कि वो डेक्स्ट्रो होगा कि लेवियो होगा विदाउट डूइंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट किया गया, जिस भी सोल्यूशन के बारे में आपको जानना है, फॉर एग्जांपल आपके घर में मिर्ची पाउडर एंड यू हैव टू डिटरमाइन वेदर दैट मिर्ची पाउडर का सोल्यूशन और द मिर्ची पाउडर द कंपाउंड इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवियो रोटेटरी, व्हाट विल यू डू, you will make its solution and pass PPL light through it. If the PPL light rotate in clockwise direction, then the compound was dextrorotatory. अगर मान लेते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन मार लिया उसने, तो हम क्या कहेंगे, द कंपाउंड वॉज लेवियो रोटेटरी। ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेना, मैंने बता दिया है, लेवियो रोटेटरी। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, द कंपाउंड में बी डेक्स्ट्रो, कंपाउंड में बी लेवियो। ठीक है, तो चाहे कंपाउंड डेक्स्ट्रो हो कि चाहे कंपाउंड लेवियो हो, रोटेशन अगर हो गया, ठीक है, अगर रोटेशन हो गया तो इसका मतलब ज़रूर आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंपाउंड लिया था वो कंपाउंड आपका क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार ये नाम आपने सुना होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे या चाहे वो आप लोगों का क्लॉकवाइज रोटेट करे, रोटेशन अगर हो चुका है पीपीएल लाइट का, इसका मतलब जो टेस्ट ट्यूब के अंदर कंपाउंड लिया गया था दैट वाज ऑप्टिकली एक्टिव। बट अगर रोटेशन नहीं हुआ,
मतलब जो चीज़ जैसी थी वो वैसी की वैसी ही है। तो इसका मतलब जो कंपाउंड हमने लिया था दैट कंपाउंड वाज ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो कंपाउंड हम लोगों का क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है। और जिस तरीके से मैंने तुमको ये चीज़ें फ्रेम करके बताई कि आप पहले एक ऑर्डिनरी लाइट लेते हो, उसको प्रिज्म से पास करवाते हो, फिर वो पीपीएल में कन्वर्ट होती है, फिर उसको टेस्ट ट्यूब से पास करवाते हो, फिर आप उसका रोटेशन होता है, फिर आप देखते हो रोटेशन एंटी हुआ कि क्लॉकवाइज हुआ, आप चेक करते हो। बेसिकली आप इतना लंबा प्रोसीजर अपने स्वयं अपने हाथों से नहीं करते। आप इतना लंबा प्रोसीजर अपने हाथों से नहीं करते। हमारे पास एक पूर्णतः एक अच्छी खासी मशीन होती है जिसको हम कहते हैं पोलैरीमीटर। हमारे पास बेसिकली ये पोलैरीमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है। ये डिवाइस के अंदर हम लोगों के पास बेसिकली एक ही काम होता है, उसका ढक्कन खोलो, उसके अंदर जिस भी सोल्यूशन की आपको चेक करनी हो ऑप्टिकल एक्टिविटी, उस सोल्यूशन को भरो, एकदम टॉप तक उसको फिल करना होता है। आपने उसको भर के उस ढक्कन लगाकर आपने उसको उस पोलैरीमीटर के अंदर रख दिया और मशीन ऑन कर दो। मशीन के अंदर बल्ब या फिर कोई भी ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स होता है, मशीन के अंदर ही निकॉल प्रिज्म फिट होता है। मतलब बेसिकली हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमको सिर्फ सोल्यूशन ढकना होता है बस, और बैठना आता है और ऑब्जर्वेशन देखनी होती है कि आफ्टर सर्टेन टाइम तक, जब तक हम ऑर्डिनरी लाइट को पास कराते हैं, फिर वहाँ पे रीडिंग देखते हैं पोलैरीमीटर के ऊपर कि थीटा की वैल्यू दिखती है, उसके ऊपर लिख कर आती है। जैसे गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है ना, थर्मामीटर अपना टेम्परेचर नापते हैं अपन, कैसे रीडिंग्स वगैरह देख लेते हैं, बीपी वीपी नाप लेते हैं, शुगर भी चेक करने के लिए आजकल तो आ गई है मशीन की, उंगली में रखो शुगर पता चल जाता है। तो लाइक दैट ओनली हमको सिर्फ डिस्प्ले पे दिख जाता है टाइम के जैसे कि एंगल कितना है। ठीक है। और प्लस है कि माइनस है वो अपन लोग सेट करते हैं कि क्लॉकवाइज अगर रहा तो उसको हम लोग क्या लेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रहा तो उसको एंगल को प्लस माइनस के अकॉर्डिंग। तो ये इस तरीके से हमको कुछ ही नहीं करना होता है, सिर्फ पोलैरीमीटर के अंदर बेसिकली वो सोल्यूशन भर देते हैं। ठीक है। जिसको हम लोगों को क्या करनी है, जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को हमें मेजर करना है। अगर हमें कोई एंगल नहीं दिख रहा है मतलब कोई डेविएशन हुआ ही नहीं है, और अगर कोई डेविएशन नहीं हुआ है मतलब सब्सटेंस हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बराबर। तो ये बेसिकली पोलैरीमीटर एक डिवाइस है। अब देखो, अगर आप मैंने क्या कहा, आप वेट करते हो कि सल्यूशन को काफ़ी देर तक, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक पूरी तरीके से उसके अंदर से अच्छे से लाइट पास होना आप अलाउ करते हो। बराबर। अच्छा चलो ठीक है, क्यों करते हैं हम ये वेट, क्या नीड क्या है इसके वेट करने की। तो इस टॉपिक को हम एक एग्जाम्पल के वाया समझेंगे जिसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बेसिकली क्या है इसको समझते हैं, लेकिन पहले एक रिएक्शन देख लेते हैं। केन शुगर का मतलब होता है शक्कर, C12H22O11। और इन्वर्जन वर्ड को फिलहाल अपने दिमाग से आप हटा दो। अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हो इस शक्कर की, एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब पता है ना, H3O पॉजिटिव, तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट बनते हैं। आई थिंक कुछ दिनों पहले जब हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाली बात की थी तब भी मैंने ये एग्जांपल वहाँ पर दिया था। वहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक को हम कहते हैं आपका सुक्रोज, एक को हम लोग कहते हैं ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और दूसरा होता है फ्रुक्टोज जिसका भी फॉर्मूला होता है C6H12O6। एक होता है ग्लूकोज जिसमें, और दूसरा होता है फ्रुक्टोज। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब ये डेफिनेटली आइसोमर्स होंगे, क्योंकि आइसोमर्स उन्हीं को कहते हैं ना जिन केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम देखने को मिलता है। तो ये डेफिनेटली आइसोमर्स तो होंगे। फिर डिफरेंस क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े हो ना, बस। तो ग्लूकोज इज बेसिकली अ कंपाउंड हु हैज aldehyde as its functional group and fructose is a compound with same molecular formula but having ketone as its functional group। तो ग्लूकोज क्या है, ये एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अपने अंदर रखता है, ये फ्रुक्टोज अपने अंदर एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप रखता है। सो देयरफॉर दीज आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। आज बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर खोलिएगा, बायोमॉलिक्यूल्स को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, कि बायोमॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पढ़ाए थे,
तो उसमें उसके स्ट्रक्चर्स क्या थे, कौन सी प्रॉपर्टी शो करते थे, इवन बहुत सारी रिएक्शंस भी अपन ने वहाँ पे डिस्कस की थी कि ये इसके प्रेजेंस की वजह से ऐसा लगता है कि ये होगा वो होगा, इसके साथ डालोगे तो ये रिएक्शन होगी, HI डालोगे तो ये रिएक्शन होगी। जो पूरा रिविजन कर लेना। कैसा होता है, जो ये रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर्स होते हैं ना, इंफॉर्मेशन वाले चैप्टर्स, इनको इसी तरीके से लॉन्ग टाइम के लिए दिमाग में स्टोर किया जा सकता है बाय रीडिंग देम अगेन एंड अगेन, ठीक है, फ्रीक्वेंट इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये रिवाइज कर लेना। खैर, तो सुक्रोज का अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको ग्लूकोज मिलता है और फ्रुक्टोज मिलता है। तो ये जो सुक्रोज है, इस सुक्रोज के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि इमेजिन करिए अगर मैं सुक्रोज की ऑप्टिकल एक्टिविटी पे कमेंट करूं तो बेसिकली यार सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये डेक्स्ट्रो है, यानी कि अगर मैं इसके सॉल्यूशन के अंदर से एक पीपीएल लाइट को पास करवाती हूँ तो वो उस पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ, माई ग्लूकोज इज ऑल्सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वही सेम कहानी जो मैंने अभी सुक्रोज के लिए बोली, बट द फ्रुक्टोज इज लैवियो रोटेटरी। ये पूरा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है। आप किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख के कमेंट नहीं कर सकते कि डेक्स्ट्रो होगा कि लैवियो होगा। यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट इन पोलैरिमीटर। तो ये हमें पता है कि इन तीनों में से कौन डेक्स्ट्रो है और इन तीनों में से कौन लैवियो। ये जानकारी अभी बताना इसीलिए इतनी ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना अपन फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब इमेजिन करूँ इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का मतलब क्या है कि जब रिएक्शन शुरू हुई थी तब हमारे पास सुक्रोज था। धीरे धीरे हमने उसके अंदर, मतलब ऑब्वियसली एसिड हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, H+ दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वो सुक्रोज कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में नोन एज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। इसको इन्वर्जन क्यों कहते हैं वी विल डिस्कस इन लास्ट, बट धीरे धीरे इस तरीके का काम हो रहा है ना, इस तरीके का काम हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जब हम t = 0 पे बातचीत करते हैं तो देखो t = 0 का मतलब होता है कि आपके पास उस समय सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है ना। जब मैं t = t की बात करती हूँ इसका मतलब आपके पास रिएक्टेंट भी है प्लस आप लोगों के पास प्रोडक्ट भी है, क्योंकि धीरे धीरे रिएक्टेंट कम हो रहा है और धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ रहा है। और अगर t = की बात करें तो रिएक्टेंट 0 हो जाता है और आप लोगों के पास सिर्फ क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, बराबर। अब सुनो, अगर मैं पर्टिकुलरली एग्जाम्पल इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का ले रही हूँ, मैं केन शुगर के एसिड हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये फॉर्मूला डिराइव कर रही हूँ। हो सकता है पेपर में ज़रूरी नहीं है कि केन शुगर का ही एग्जाम्पल आए, ज़रूरी नहीं है आपका स्टार्टिंग मटेरियल डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसका आपके फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है। अगर आपको कुछ और चीज़ें दे दी जाए, कोई दूसरा कंसेप्ट बनाने को, दूसरा फॉर्मूला, कुछ और एग्जाम्पल दे दिया जाए तो आप फॉर्मूला उसके लिए भी डिराइव कर सकते हो अगर ये आता है तो। अगर रिएक्शन की स्टार्टिंग में आपके पास सिर्फ डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो डेक्स्ट्रो रोटेट मतलब सिर्फ रिएक्टेंट था, इसका मतलब आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्पीशीज थी, है ना। यहाँ पे आपका क्या था, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ डेक्स्ट्रो है। अगर मैं t = t की बात करूँ तो देखो रिएक्टेंट तो डेक्स्ट्रो है, ये तो हम जानते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास 2 थे, एक था आपका फ्रुक्टोज और एक था आप लोगों का ग्लूकोज, जिसमें से ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो था बट आपका जो फ्रुक्टोज है वो लैवियो था, है ना। मतलब तीनों ऐसे थे, डेक्स्ट्रो प्लस लैवियो, 2 टाइम्स ऑफ डेक्स्ट्रो प्लस लैवियो। जब हम प्रोडक्ट के पास आए तो रिएक्टेंट तो 0 हो गया बट प्रोडक्ट तो 2 है, एक है फ्रुक्टोज एक है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की वजह से कंपाउंड डेक्स्ट्रो होगा और फ्रुक्टोज की वजह से लैवियो होगा। खैर, हम इंडिविजुअली बात नहीं करते कि इसकी वजह से डेक्स्ट्रो, इसकी वजह से लैवियो, हम नेट निकालते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैंने तुमको अभी 10 रुपये दिए और कुछ समय बाद तुमसे 5 रुपये ले लिए, तो नेट क्या हुआ, 15 कि नेट हुआ 10 कि नेट, ऐसे नहीं बोलते। मैंने तुम्हें 10 रुपये दिए, कुछ समय बाद मैंने तुमसे 8 रुपये ले लिए, तो नेट क्या हुआ, 10 8 की 18, नेट हुआ 2, क्योंकि ना तो तुम्हें कंप्लीटली 10 मिला है बल्कि तुमसे क्योंकि 8 ले लिया गया है ना, तो नेट बेसिकली क्या हुआ, नेट हुआ 2। 2 क्या कि 2 तुम्हारे पास है, 2 तुम्हें मिला। तो वी विल टॉक अबाउट नेट कि उस वक्त नेट क्या है, ठीक है, कि डेक्स्ट्रो कितना है, लैवियो कितना है। सोचो डेक्स्ट्रो होगा +30 और यूजुअली डेक्स्ट्रो को हम प्लस से लेते हैं
और जो लेवियो होगा मान लो -40, है ना। माइनस प्लस सिर्फ क्या बताते हैं कि डेक्स्ट्रो के बारे में बात हो रही है कि लेवियो के बारे में, क्लॉकवाइज के बारे में बात हो रही है कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए, आज जस्ट साइन, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं +30 है और एक -40 है, तो नेट क्या कहलाएगा, नेट विल बी -10, नेट क्या होगा -10। मान लेते हैं डेक्स्ट्रो -50 होता और लेवियो डेक्स्ट्रो +50 होता और लेवियो -30 होता, तो नेट विल बी +20। तो हम लोग कभी ऐसे बात नहीं करेंगे कि ये डेक्स्ट्रो था इसके रिस्पेक्ट में लेवियो, पता होना ज़रूरी है, बट यूजुअली वी विल टॉक विथ रिस्पेक्ट टू नेट। हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, नेट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी एक थ्योरी और है, बट पहले फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, बाद में उस थ्योरी की तरफ जाएंगे। तो क्या है हम लोगों के पास, वी हैव सुक्रोज जो कि कन्वर्ट हो रहा है आप लोगों के ग्लूकोज, अच्छा, प्लस आप लोगों के फ्रुक्टोज में, बराबर कह रही हूँ, ठीक है। एट t=0 आपके पास सुक्रोज की कुछ ना कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन तो होगी ही होगी, सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल होगी इनिशियल कंसंट्रेशन। लेट्स से A0, उस वक्त इन दोनों की कितनी होगी, 0 0 एज यूजुअल। फिर जब मैं बात करूँगी t=t की, तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी, A0 - x, इसकी कितनी होगी x, इसकी कितनी होगी x। t=∞ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा A0 और ये हो जाएगा A0, बराबर। अब ध्यान से सुनना, जब हम लोग पोलैरीमीटर को यूज़ करते हैं तो पोलैरीमीटर में जो भी आप लाइट ले रहे हो, जिसका आप एंगल ऑफ रोटेशन ढूंढने जा रहे हो कि कितने एंगल से वो रोटेट हुई, तो बेसिकली उसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है, उसका जो हम कहते हैं जो कितने एंगल से वो रोटेट हो रही है, ठीक है, कितने एंगल से रोटेट हो रही है, जो हम ये बातचीत करते हैं कि कितने एंगल से आपकी वो जो पर्टिकुलर लाइट है वो रोटेट हो रही है, वो टोटल 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है, 2 चीज़ों पे वो डिपेंड करती है। पहला होता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने जो सॉल्यूशन लिया है, बराबर, वो आप लोगों का कितनी कंसंट्रेशन का है, बराबर, कितनी कंसंट्रेशन का है, एक इस पैरामीटर पे डिपेंड करती है, बराबर। जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है, ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, वो ऑप्टिकल रोटेशन 2 चीज़ों पे प्रमुख तरीके से डिपेंड करता है। मैं लिख देती हूँ, ऑप्टिकल रोटेशन बाय एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर आपके पास कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन 2 चीज़ों पे प्रमुख तौर पे डिपेंड करता है। थीटा, लेट्स से ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर जो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया गया है, दूसरा डिपेंड करता है लेंथ पर, मतलब जो पोलैरीमीटर आपने लिया है उस पोलैरीमीटर की ट्यूब की लेंथ कितनी है, ठीक है, लेंथ ऑफ पोलैरीमीटर ट्यूब, जो कि उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में फिक्स होती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में पोलैरीमीटर की ट्यूब की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है, हम लोग उसको बार बार चेंज नहीं करते। तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, यानी कि t=0 पे भी वही लेंथ होगी, t=t पे भी वही लेंथ होगी, t=∞ पे भी वही लेंथ होगी, तो बेसिकली हर जगह एल 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 ही आएगा। बट हाँ, हो सकता है कि मे बी आपको पेपर में बोल दे कि पहली बार t=0 पे लेंथ इतनी थी, t=t पे लेंथ, बट वो बहुत ही रेयर केस होगा। अदरवाइज ओवरऑल लेंथ आपकी कैसी रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। अगर मैं इस चीज़ को कंबाइन करूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c/l। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी का अगर मैं साइन हटाऊँ तो मुझे ऑब्वियस है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो लेट मी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट नोन एज r, ठीक है, जहाँ पे इस r का मतलब बेसिकली आप लोगों का क्या होता है, यहाँ पे इस r का मतलब होता है स्पेसिफिक, क्या, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है, इस r का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन। अच्छा, क्या होता है स्पेसिफिक रोटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब अगर कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन की 1 कर दी जाए, 1 मोलर, ठीक है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ली जाती है ये मोलैरिटी में ली जाती है। स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब होता है कि अगर कंसंट्रेशन को 1 मोलर कर दिया जाए एंड आप लोगों के जो पोलैरीमीटर की जो ट्यूब है अगर उसकी लेंथ को 1 मीटर कर दिया जाए, तो ऐसे केस में
जो थीटा उस वक्त निकल के आएगा, दैट थीटा इज बेसिकली नोन एज स्पेसिफिक रोटेशन। यानी कि स्पेसिफिक रोटेशन इज बेसिकली नथिंग, इट इज़ एंगल ऑफ रोटेशन। ये क्या है? एक प्रकार से एंगल ऑफ रोटेशन ही होता है। बट कब एंगल ऑफ रोटेशन? जब हम लोग कंसंट्रेशन को कितना सेट कर दे, 1 मोलर, और आपकी लेंथ को कितना सेट कर दे, 1 मीटर, तब। अब तुम खुद सोचो, अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर फिक्स है यानी कि 1, और अगर लेंथ भी 1 फिक्स कर दी जाए, इमेजिन, तो ऐसे केस में आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को बाद में 5 ml 5 मोलर ले रहे हो, 6 मोलर ले रहे हो, उससे उस पर थोड़ा डिपेंड करता है। आर तो एक कांस्टेंट ही हो गया ना बेसिकली, कि 1 के लिए इतना है, फिर 1 चाहे सोल्यूशन फिर कोई भी हो, 1 के लिए इतना है, बस बात खत्म। तो ये बेसिकली एक तरीके का क्या है, कांस्टेंट है। तो हम वैसे भी जानते थे कि प्रोपोर्शनलिटी हटी है तो कांस्टेंट ही होगा डेफिनेटली। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने थ्रू आउट जितनी भी मैं अभी बातचीत तुम्हारे साथ कर रही हूँ, आगे जो करूँगी, उसमें हम पोलैरीमीटर की जो ट्यूब है उसकी जो लेंथ है, हो सकता है 2 मीटर हो सकता है 3 मीटर हो सकता है 10 सेंटीमीटर हो, कितनी भी हो, बट वो सेम है, फिक्स है वो, ठीक है, वो क्या है, फिक्स है। और आर तो वैसे भी ये कांस्टेंट है। तो इनडायरेक्टली थीटा बेसिकली मेरा, ठीक है, थीटा बेसिकली मेरा सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करने वाला है, सी पे डिपेंड करने वाला है। तो इन माई एक्सपेरिमेंट थीटा डिपेंड्स ओनली ऑन सी। क्यों सिर्फ और सिर्फ सी पे डिपेंड कर रहा है? बिकॉज आप लोगों का आर है वो तो एक कांस्टेंट है, और जो एल था उस एल को बेसिकली हम लोगों ने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। ठीक है, हमने उसको क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। ओके गुड। अब सुनो, आपको गिवन डेटा क्या दिया हुआ है? आपको गिवन डेटा ये दिया है कि जब आप लोगों की, हम लोग फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, सो फॉर कैलकुलेटिंग फार्मूला हम लोग देखना चाह रहे हैं कि किस वक्त क्या क्या कैसा कैसा हुआ होगा। तो हम लोगों को एक चार्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हम लोगों को? चार्ट। हमें एक कॉलम दिया हुआ है टाइम का, और दूसरा कॉलम हमको दिया हुआ है टोटल रोटेशन का। दूसरा कॉलम किसका दिया है? टोटल रोटेशन का। जब टाइम बराबर 0 है, जब टाइम बराबर t है, जब टाइम बराबर इन्फिनिटी है। ठीक है, ये 3 हमने पॉसिबिलिटीज़ बना ली। तो हमको रोटेशन दिया हुआ है थीटा नॉट, यहाँ रोटेशन दिया है थीटा t, और यहाँ पे रोटेशन दिया है थीटा इन्फिनिटी। कई किताबों में पता है आर सिंबल भी होता है, बट मैं थीटा से ही प्रेफर करती हूँ। अच्छा, और उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है आप लोगों को कि आर ए नहीं आर, हाँ रुको एक मिनट रुको, इसको सुक्रोज ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में ना करवाते हुए यार, इसको मतलब मैं ए बी और सी के रिस्पेक्ट में करा लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। जहाँ पे आर ए, आर बी और आर सी, ये बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक रोटेशंस है। किसके स्पेसिफिक रोटेशन है? आपके उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। अब बताइए क्या होगा कुछ समय बाद? स्पेसिफिक रोटेशन कब होता है? जब कंसंट्रेशन को 1 रख लिया जाए। ओके, बट अगर कंसंट्रेशन 1 नहीं हुई, ठीक है, मतलब बेसिकली अगर हमारे पास मोलैरिटी 1 है, तो उस वक्त जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है वही बेसिकली थीटा होती है। हाँ, वही बेसिकली थीटा होती है। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि अगर आप लोगों का स्पेसिफिक रोटेशन आपको दिया है, तो स्पेसिफिक रोटेशन यानी कि आपको बेसिकली थीटा दिया हुआ है, और 1 मोलर, 1 मोलर वाला थीटा पता है आपको? हाँ, हमें क्या पता है? 1 मोलर वाला थीटा पता है, बिल्कुल हमें 1 मोलर वाला थीटा पता है। अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि कंसंट्रेशन 1 नहीं है, ठीक है, कंसंट्रेशन आप लोगों की 1 नहीं है, और आप मुझको ये बताइए कि अब थीटा कितना होगा विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक थीटा या विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, आप बताइए कितना होगा। तो किस पॉइंट में कैसे जवाब दोगे फिर कि मैडम जब कंसंट्रेशन 1 मोलर थी, ठीक है, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर थी तब उसका स्पेसिफिक रोटेशन RA था। स्पेसिफिक रोटेशन यानी कि बेसिकली उसका थीटा, ठीक है, उसका बेसिकली थीटा आपको दिया हुआ है, इतना था। अब अगर कंसंट्रेशन A0 हो गई है, अगर कंसंट्रेशन अभी A0 हो गई है, तो A0 कंसंट्रेशन के लिए उसका चेंज हो गया होगा ना? हाँ बिल्कुल चेंज हो गया होगा। तो चलो बात करते हैं। तो T = 0 पर, ठीक है, T = 0 पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि T = 0 पर आप मुझे एक बात बताइए, कितनी उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ की थीटा की वैल्यू होगी,
तो आप मुझे ये कहोगे कि टी इक्वल टू 0 पे उसके थीटा की वैल्यू होगी जितनी उसकी कंसंट्रेशन है टी इक्वल टू 0 पे मल्टीप्लाई बाय जब कंसंट्रेशन आप लोगों की कितनी हुआ करती थी 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे अगर एक पेंसिल 2 रुपए की है तो 6 पेंसिल कितने की होगी, वही काम है। फिर अगर हम लोग टी इक्वल टू टी की बात करें तो टी इक्वल टू टी पे थीटा किसकी वजह से होगा? देखो टी इक्वल टू टी पे रिएक्टेंट्स भी हैं, टी इक्वल टू टी पे प्रोडक्ट्स भी हैं, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कंबाइन की वजह से थीटा होगा। तो टी इक्वल टू टी पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है? ए नॉट माइनस एक्स, उसका 1 वाले के लिए कितना था? आर ए प्लस यहाँ कितना लिख लेते हैं टी इक्वल टू टी पर आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है? एक्स, उसका स्पेसिफिक आर बी, ठीक है, प्लस और एक्स उसकी कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट आपका आर सी। अगर मैं टी इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करूं तो इन्फिनिटी पे रिएक्टेंट नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट की सिर्फ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कितनी है? ए नॉट आर बी प्लस आपका ए नॉट आर सी। क्या ये बात समझ में आ रही है? 3 कंडीशंस बनी, ठीक है। अब देखो कल की क्लासेस इतनी करने के बाद तुम्हें एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि हम लोगों को के निकालना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो हमें ए अपॉन ए माइनस एक्स चाहिए, बराबर हमको क्या चाहिए? हमें ए अपॉन ए माइनस एक्स चाहिए, है ना। अब ए निकाल लेंगे, ए मतलब क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए माइनस एक्स मतलब ए नॉट माइनस एक्स। बेसिकली कैसे निकालें ए नॉट माइनस एक्स? कैसे आएगा यहाँ से ए नॉट माइनस एक्स? जरा सोचो, ऐसी कौन सी ये 3 इक्वेशंस है मेरे पास, इन 3 इक्वेशंस को किस तरीके से ऐड किया जाए, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाए। अच्छा मैं यहाँ लिखना भूल गई, थीटा 0, थीटा टी और थीटा इन्फिनिटी, किस तरीके से ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए कि मुझे वैल्यूज़ मिल जाए। बताओ क्या रखा जाए इनका हिसाब किताब? अब कैसे करेंगे आप इनका हिसाब किताब? तो वो हम लोगों को सोचना है कि अब इनको किस तरीके से ऐड करोगे, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करोगे, वो आपका बेसिकली काम है कि आप इसमें किस तरीके से मैथमेटिक्स लगाते हो। मुझे ए नॉट चाहिए, ए नॉट के अलावा एक वैल्यू और चाहिए, ए नॉट माइनस एक्स वाली वैल्यू। तो अब आपको कुछ सी 2 इक्वेशंस को हो सकता है मे बी आपस में ऐड करने की नीड पड़े। चलो देख लेते हैं, रेशो से कुछ काम बन रहा है क्या? देख लो, रेशो लेकर कुछ काम बन रहा है क्या? ना, रेशो लेके एज सच कोई काम तो बन नहीं रहा है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, किन्हें सब्ट्रैक्ट करें? इक्वेशन नंबर 1 तो चाहिए क्योंकि उसमें ए नॉट है। अच्छा, और दूसरी कौन सी इक्वेशन उठा लें जिसको सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं? तो इक्वेशन नंबर 1 एक उठा लेते हैं, और दूसरी इक्वेशन तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी यार, किसको उठाओगे? ठीक है, अगर तीसरी वाली लेती हूँ तो अननेसेसरी फालतू का टाइम पास है। इक्वेशन 2 लेते हैं क्योंकि उसमें एक्स भी आ रहा है। चलो ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो, क्या हो जाएगा? अरे ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो थीटा टी माइनस थीटा नॉट ले तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। अच्छा, ब्रैकेट अगर ओपन किया जाए तो 2 टाइम्स आई थिंक वो हो जाएगा, है ना, वो 2 टाइम्स हो जाएगा आप लोगों का। माइनस एक्स भी वहाँ पर है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, इससे काम नहीं बनेगा, कुछ और करो। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करके देखो एक बार, तो क्या हो जाएगा? थीटा नॉट माइनस थीटा इन्फिनिटी इक्वल टू, अच्छा ए नॉट अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा आर ए माइनस आर बी माइनस आर सी। अच्छा चलो ठीक है, इससे भी हमको कुछ खास तो अचीव हुआ नहीं, खैर इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं हम लोग। और कुछ देखो, अच्छा इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ हमें मिल रहा है क्या इक्वेशन नंबर 3 की मदद से? एक बार इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 भी कर लो। तो अगर इस तरीके से माइनस करोगे तब देखते हैं हमें क्या मिलता है। हमें मिलेगा थीटा नॉट माइनस थीटा टी इक्वल्स टू ए नॉट इंटू आर ए, वो तो आपका ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ए नॉट इंटू आर ए माइनस एक्स टाइम्स ऑफ, अच्छा माइनस नहीं, वो हो जाएगा प्लस एक्स टाइम्स ऑफ आर ए माइनस एक्स टाइम्स ऑफ आर बी
माइनस एक्स टाइम्स ऑफ आर सी बराबर, ठीक है। अच्छा, फिर x को तो कॉमन निकाला जा सकता है इन तीनों टर्म्स में से, वो तो खैर टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? अरे हाँ, ये ट्वाइस थोड़ी ना होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, वो माइनस हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन भी निकाल लेती हूँ मैं। तो ये हो जाएगा x, यहाँ आ जाना है आप लोगों का कितना, आर ए माइनस आर बी माइनस आर सी। गिव इट इक्वेशन नंबर 5। अब क्या मेरे पास ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू आई? बिल्कुल नहीं आई। हाँ, बट अगर मैं रेशियो ले लूँ, ठीक है, 4 और 5 का, इक्वेशन नंबर 4 को और 5 को अगर आपस में हम डिवाइड कर लें तो हाँ, हमारे पास काम बन सकता है। थीटा नॉट माइनस थीटा इन्फिनिटी अपॉन थीटा नॉट माइनस थीटा टी, ये ए नॉट अपॉन एक्स के बराबर आ जाएगा। मैडम बट हमें तो ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स चाहिए था, फिर अब क्या करें? तो किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। दोनों तरफ -1 इंट्रोड्यूस करवा दो। अगर दोनों तरफ -1 इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो थीटा नॉट माइनस थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट प्लस थीटा टी अपॉन में थीटा नॉट माइनस थीटा टी इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स अपॉन एक्स। अच्छा, ये तो ए नॉट माइनस एक्स अपॉन एक्स आ गया, मुझे तो ए नॉट माइनस एक्स अपॉन ए नॉट चाहिए था, तो ये तो काम की चीज़ नहीं है, फेंक दो इसको, कोई काम का नहीं है हमारे, 1 इंट्रोड्यूस करवाना है इसको। अच्छा, एक काम करो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, इसका रेसिप्रोकल लो, थीटा नॉट माइनस थीटा टी अपॉन में थीटा नॉट माइनस थीटा इन्फिनिटी इक्वल टू एक्स अपॉन ए नॉट, और अब -1 दोनों तरफ इंट्रोड्यूस करवा दो। क्या हो जाएगा बताओ? न्यूमरेटर डायरेक्टली काट पीटने के बाद बोलना, हाँ मैं डायरेक्ट कर रही हूँ अभी, माइनस थीटा टी प्लस थीटा इन्फिनिटी अपॉन में थीटा नॉट माइनस थीटा इन्फिनिटी, यही बचेगा, इक्वल टू एक्स माइनस ए नॉट अपॉन में ए नॉट। यही चाहिए था हमको, बिल्कुल, बट हमें ए नॉट माइनस एक्स चाहिए था न्यूमरेटर में। कोई बात नहीं, माइनस साइन कॉमन निकाल दो, ए नॉट माइनस एक्स बन जाएगा, अपॉन में देखो ए नॉट भी आ गया। अच्छा, फिर ये माइनस साइन इधर माइनस थीटा टी प्लस थीटा इन्फिनिटी अपॉन में थीटा नॉट माइनस थीटा इन्फिनिटी। एक काम करो, इस माइनस साइन को इधर डिप्यूट कर दो, तो क्या हो जाना है इसने, ये हो जाएगा आप लोगों का थीटा टी माइनस थीटा इन्फिनिटी अपॉन में थीटा नॉट माइनस थीटा इन्फिनिटी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस एक्स अपॉन में ए नॉट। बट हमको तो ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो कोई बात नहीं है, वापस से रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा नॉट माइनस थीटा इन्फिनिटी अपॉन में थीटा टी माइनस थीटा इन्फिनिटी, ये मेरे पास वैल्यू आ गई ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स की। अब तो तुम तो जानते ही हो के का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। तो बस उसकी जगह ये पुट कर दो, थीटा नॉट माइनस थीटा टी अपॉन में थीटा टी माइनस थीटा इन्फिनिटी, खत्म। आपको पेपर में दिया रहेगा कि t इक्वल टू 0 पे इतना आप लोगों का क्या है, इतना रोटेशन है, तो वो उस रोटेशन की बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है कि इतना 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 रोटेशन है। ध्यान रखना, रोटेशन दिया हुआ होना चाहिए, स्पेसिफिक रोटेशन नहीं, ओके। क्योंकि अगर स्पेसिफिक रोटेशन दिया है तब क्या करेंगे, अगर स्पेसिफिक रोटेशन दे दिया तो, क्योंकि घुमाने के लिए तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाया जा सकता है ना। तो देखो, अगर स्पेसिफिक रोटेशन लेट से दे दिया तो वेयर थीटा नॉट क्या होगा, थीटा नॉट होगा जिस चीज़ इनिशियली थीटा नॉट किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की वजह से, इनिशियली थीटा नॉट सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की वजह से। तो उस रिएक्टेंट का जो भी स्पेसिफिक रोटेशन है, ठीक है, उस रिएक्टेंट का जो भी स्पेसिफिक रोटेशन है मल्टीप्लाई बाय उस पर्टिकुलर चीज़ की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इस तरीके से थीटा नॉट निकलेगा। किसी ने अगर थीटा इन्फिनिटी पूछ लिया तो थीटा इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी पे जो भी है, अब इन्फिनिटी पे प्रोडक्ट ही होंगे, हो सकता है एक प्रोडक्ट हो सकता है 2 प्रोडक्ट हो, फिलहाल हमारे केस में 2 प्रोडक्ट है ना, तो 2 कौन है, एक बी है और एक सी है। तो बी का स्पेसिफिक रोटेशन मल्टीप्लाई बाय उस बी का इन्फिनिटी पे कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, प्लस
आप लोगों के पास इन्फिनिटी पर जो दूसरा प्रोडक्ट है सी, उसकी स्पेसिफिक रोटेशन मल्टीप्लाई बाय उसकी कंसंट्रेशन इन्फिनिटी वाली मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और अगर मैं टी की बात करूं तो टी पे तीनों है, रिएक्टेंट भी है और दोनों प्रोडक्ट्स भी हैं। तो अगर दोनों रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की स्पेसिफिक रोटेशन टी इक्वल टू टी पे उसकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस फिर बाकी के ये दो लोग, तो इन आपके टी इक्वल टू टी पे क्या हो जाएगा, उनकी स्पेसिफिक रोटेशन मल्टीप्लाई बाय उनकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। मतलब समझ रहे हो क्या करना है, ठीक है, इस तरीके से। वैसे तो बेसिकली वो थीटा देता है, बट अगर थीटा ना दे के उसने स्पेसिफिक वाला दे दिया तो किस तरीके से स्पेसिफिक से थीटा में आएंगे ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एक केस, ये एक पॉसिबिलिटी कि जब आपको t इक्वल टू 0 का भी डेटा दिया हो, जब आपको t इक्वल टू t का भी डेटा दिया हो, और जब आपको t इक्वल टू इन्फिनिटी वाला डेटा भी दिया हो, तीनों डेटा दिया। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे और आ सकती है कि मान के चलते हैं क्वेश्चन में आप लोगों को मात्र 2 डेटा दिए हों, यानी कि जब टाइम बराबर 0 है और जब टाइम बराबर t है। जब टाइम बराबर 0 है उस वक्त उसने आपको क्या दे दिया, रोटेशन की वैल्यू दे दी। बट इस बार वो बड़ा ही चालाक है, उसने तुमको रोटेशन की वैल्यू दी ओनली ड्यू टू सुक्रोज, मतलब सिर्फ रिएक्टेंट की वजह से। तो देखो हमको सुक्रोज समझ रहे हो क्यों लिया है, क्योंकि मेरा टॉपिक इन्वर्जन और सुक्रोज का था। मान लेते उसने सिर्फ रिएक्टेंट की वजह से आपको दे दिया। तो देखो t इक्वल टू 0 पे वैसे भी रिएक्टेंट ही होता है, तो हमको उतनी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, हमको उतनी कोई टेंशन नहीं है कि अच्छा ये उसका आपको थीटा नॉट दे दिया। लेकिन टाइम t पर तो मैडम प्रोडक्ट भी होते हैं, उसने प्रोडक्ट के बारे में तुमको कोई जानकारी नहीं दी, उसने तुम्हें प्रोडक्ट के बारे में नहीं दिया। उसने बोला कि नहीं भैया t इक्वल टू टी पे सिर्फ इतना ही है, तो जो है सो है, तुमको उसमें अपनी नाक नहीं घुसानी है, ठीक है, बस तुम्हें अपना सिंपल बोलना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो क्या हो जाएगी कहानी आप लोगों की, सिंपल सी प्यारी सी, कि अगर कोई तुमसे पूछे कि थीटा नॉट दिया है, थीटा टी दिया है, तो फॉर्मूले में बस क्या चेंज आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t लॉग बेस 10। जब आपको इन्फिनिटी का डेटा ही नहीं दिया है तो सीधा सीधा इन्फिनिटी का डेटा 0 हो जाएगा, तो यानी कि क्या आ जाएगा, थीटा नॉट बाय थीटा टी, ये इस तरीके का, ठीक है, ये वाला कहानी। अब एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको इनिशियली ना दे, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है आपको इनिशियल ना दे, आपको टाइम t वाला डेटा मिल जाए और आपको एक इन्फिनिटी वाला डेटा मिल जाए। एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि मान लेते हैं आपको t इक्वल टू टी वाला डेटा पता है, इन्फिनिटी वाला डेटा पता है कि t इक्वल टू टी पे थीटा ये है और इन्फिनिटी पे इतना है, और आपको इनिशियल वाला ना दे। तो अगर इनिशियल वाला डेटा नहीं मिलता है फिर क्या करेंगे, तो बेसिकली अगर इनिशियल नहीं मिलता है क्या दिक्कत है, ऊपर जो आपने फॉर्मूला बनाया है उस फॉर्मूला में जहाँ पे भी थीटा नॉट है उस थीटा नॉट को आप गायब कर दो। तो देखो ऊपर जो फॉर्मूला बनाया था क्या था, देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, थीटा नॉट माइनस आपका थीटा इन्फिनिटी, यही था फॉर्मूला। तो वहाँ क्या बचेगा आप लोगों के पास, माइनस ऑफ थीटा इन्फिनिटी अपॉन में क्या बच जाएगा आप लोगों के पास, डिनोमिनेटर में से तो कुछ भी नहीं हटेगा, यानी कि थीटा टी माइनस थीटा इन्फिनिटी। चाहो तुम्हें वो माइनस साइन ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको नीचे ले आओ, ताकि इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करके हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 ऊपर में थीटा इन्फिनिटी, नीचे में थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी, ठीक है, ये सब। तो एक ही फॉर्मूला है, उससे आपको पॉसिबिलिटीज़ दी जा सकती है, ठीक है। आपके पास कुछ भी हो सकता है, केन शुगर हो सकता है या फिर कोई दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो बस तुम्हें कुछ भी मतलब कुछ भी के अकॉर्डिंग बस देखना है कि वहाँ पर डेटा क्या दिया है, थीटा कितना दिया, खत्म कहानी, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को मैडम अपन इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों कहते हैं। बात तो हमारी इन्वर्जन ऑफ केन शुगर आपने क्यों कहा, तो सुनो, जब रिएक्शन t इक्वल टू 0 पे थी तब आपके पास डेक्स्ट्रो था, मतलब आपका रिएक्टेंट क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, है ना। इनिशियली आप लोगों के पास जो रिएक्टेंट था वो रिएक्टेंट बताइए कैसा था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। मैं केन शुगर के बारे में बात कर रही हूँ, किसी दूसरे रिएक्टेंट के लिए नहीं। इनिशियली आप लोगों के पास जो रिएक्टेंट था t इक्वल टू 0 पे डेक्स्ट्रो था। अब जब हम लोग t इक्वल टू इन्फिनिटी पे पहुँचते हैं तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में फ्रुक्टोज भी है, प्रोडक्ट में ग्लूकोज भी है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो है, फ्रुक्टोज लेवियो है। अब मैं तुम्हें बता दूं, फ्रुक्टोज का जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है थीटा, जो फ्रुक्टोज का होता है
वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू थीटा ऑफ ग्लूकोज। मतलब फ्रुक्टोज की वजह से जो लेवियो रोटेशन क्रिएट होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द डेक्स्ट्रो रोटेशन ड्यू टू ग्लूकोज। तो अगर मैं नेट पूछूं कि नेट क्या है, तो तुम बोलोगे कि फ्रुक्टोज की वजह से -50, ग्लूकोज की वजह से +30, तो नेट हुआ -20। मतलब अगर मैं नेट की बात करूं तो नेट क्वांटिटी बेसिकली क्या है, लेवियो है। तो इसका मतलब जब हमने रिएक्शन शुरू की थी तब हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी थे सुक्रोज, और जब रिएक्शन खत्म हुई इन्फिनिटी पर तो नेट क्या है, लेवियो। सो बेसिकली डेक्स्ट्रो से क्या हो गया, लेवियो हो गया। सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड है इन्वर्जन इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो पहले उसका ऑप्टिकल रोटेशन हुआ करता था वो ऑप्टिकल रोटेशन अब क्या हो चुका है, आप लोगों का बदल चुका है। ठीक है, इसीलिए उसको ऐसा कहा जाता है, इसीलिए उसको ऐसा कहा जाता है। इज इट क्लियर? इसीलिए ये उसका रीज़न है उसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहने का। डेटा थोड़ा याद रखना कि फ्रुक्टोज का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू व्हाट, आप लोगों का ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ ध्यान से सुनना। जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे रिएक्शन की तब हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी थे। डेक्स्ट्रो को हम लोग यूजुअली प्लस सिंबल से इंडिकेट करते हैं। जब हम लोगों ने इन्फिनिटी पे गए, मतलब जब रिएक्शन हमारी ओवर हो गई, एंड हो गई, तब हम लेवियो में आ गए। लेवियो को हम लोग माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। यानी कि समय के साथ साथ जैसे जैसे आप लोगों का टाइम बढ़ रहा है हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव अप्रोच कर रहे हैं। मतलब जैसे जैसे आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर रहे हो आपका जो थीटा की वैल्यू है वो साइन वाइज अगर मैं बात करूँ तो वो डिक्रीज हो रही है ना। वो साइन वाइज बोलो वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ज़रूर बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आया होगा, देखो जहाँ पर थीटा बराबर 0 रहा होगा, है ना। मतलब ज़रूर डेक्स्ट्रो से लेवियो ले जाने वाले रास्ते के बीच में एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आया होगा जहाँ पे थीटा नेट क्या हुआ होगा, 0 रहा होगा, बराबर। जहाँ पे थीटा नेट क्या रहा होगा, 0। मतलब जितना डेक्स्ट्रो है उतना ही आपके पास क्या है, लेवियो है। ऐसा भी एक पॉइंट आया होगा, बराबर। तो बेसिकली उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको क्या मिला होगा, रैशमिक मिक्सचर मिला होगा। हमें वहाँ पे क्या मिला होगा, रैशमिक मिक्सचर। तो पेपर में सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए किस टाइम पे रैशमिक मिक्सचर ऑब्टेन हुआ होगा, किस टाइम पे आप लोगों का रैशमिक मिक्सचर बना होगा। तो आपको जब भी इस टाइप का सवाल पूछे तो मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, थीटा टी की वैल्यू वहाँ पे क्या करनी है, 0 पुट करनी। क्योंकि रैशमिक मिक्सचर बना है मतलब नेट वहाँ पे कुछ नहीं है उस पर्टिकुलर टाइम पर, नेट बराबर वहाँ पे बोलो कितना है, 0 है। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से 0 पुट करना पड़ेगा। 0 पुट कर दो थीटा टी को, जो भी टाइम निकल के आएगा कैलकुलेशंस करके वही आपका वो टाइम होगा जहाँ पे रैशमिक मिक्सचर उस वक्त बना होगा, या फिर जहाँ पर आपका थीटा नेट बराबर क्या रहा होगा, 0। तो यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन वाला पार्ट समाप्त होता है। अब हम लोग एक बार बातचीत नेक्स्ट वाले वीडियो में प्रेशर के टर्म्स में और एक बार वॉल्यूम के टर्म्स में भी कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को फिलहाल यहाँ रुकते हैं।